नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरोज़ इतवार 20 दिसंबर को शहर कोलार में अहमद पटेल मरहूम और सैयद ज़मीर पाशा मरहूम के ताल्लुक़ से एक ताज़ियाती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, जिसकी सीधी तस्वीर आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से देख सकते हैं। आज ऐसे एक शख्स की ताज़ियत आप लोगों ने बड़े खुलूस के साथ यहाँ पर बैठकर मशवरा करके आज बुलाया है। बताया गया आपके इस तकरीर में अहमद पटेल साहब की शख्सियत को आज यहाँ पर आपने याद किया, तो क्या एक अहम बात उनके ताल्लुक से आप बता रहे हैं? बस मैंने बड़े साफ अल्फाज से कहा कि तकरीबन बहुत बड़े अरसे तक राजीव गांधी जब इस देश के वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद जनाबा मोहतरमा सोनिया गांधी जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदर बनी और यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरपर्सन बनी, तो उनके साथ भी एज ए एडवाइज़र काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया और उनका ताल्लुक़ हर सियासी जमात के लीडरों से रहा। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि तकरीबन 10 साल जो यूपीए हुकूमत हिंदुस्तान में चली और उसमें जो ये कोऑर्डिनेशन करना था, वो कोऑर्डिनेशन में इनका बहुत बड़ा मतलब उसके अंदर कोऑपरेशन रहा और इन्वॉल्वमेंट रहा और कंट्रीब्यूशन रहा। कितना बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए और मिल्लत के लिए? मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है और ख़ास तौर से मैं अक़लियतों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम लोगों को ये एक उम्मीद होती थी कि जब कभी भी हम लोगों को हाई कमान के सामने कुछ बात रखनी होती तो हम समझते थे कि अहमद पटेल साहब से मुलाकात होगी, उनसे मुलाकात करके हम जब बात करते हैं तो उनके ज़रिए से बात पहुंचाई जा सकती थी। अब वो मतलब नहीं समझता कि उनका कोई रद्द-ए-बदल हम लोगों को मिलेगा और ये बहुत बड़ा नुकसान। ज़मीर पाशा साहब यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, यहाँ से उन्होंने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। उनके बारे में बस मैं यही कह रहा था कि बहुत मासूम शख्सियत थी और हर शोबे में उनका मतलब दिलचस्पी थी, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो मतलब फ़िलासफ़ी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर शोबे में उनकी दिलचस्पी थी और एक उम्मीद थी कि वो यहाँ पर काफ़ी अरसे से उनका ताल्लुक़ात कोलार से भी थे, तो वो सोचते थे कि उनको यहाँ के लोग अपनाएंगे। मगर अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि जो लोग उनको लेकर आए थे उन्हीं लोगों ने उनको यहाँ पर हरा दिया। ये काउंसिल में आपने जो है गौकुशी के बिल को रोका पूरी ताकत के साथ, लेकिन अब ऑर्डिनेंस के जरिए ये बिल आने वाला है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, तैयारी हो रही है। तो ऑर्डिनेंस तो वो हुकूमत की प्रायोरिटी होती है, हुकूमत का डिस्क्रिशन होता है। जब कैबिनेट में डिसाइड करके गवर्नर के पास भिजवा देते हैं तो गवर्नर के ऊपर मुनहज़र होता है। अगर वो चाहें तो वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वही मंजूरी दे सकते हैं। तो वो टोटली हुकूमत के ऊपर और इसमें यही हो सकता है कि हम कांग्रेस पार्टी के ज़रिए से एक डेलीगेशन के शक्ल में जाके गवर्नर को मिलकर गुजारिश करेंगे कि भाई इस बिल जब आए तो इसको एक्शन नहीं देना चाहिए या अप्रूव नहीं करना चाहिए, उसकी बात हम रख सकते हैं। तो दोबारा काउंसिल में आएगी बिल? अगर इंशाल्लाह अगर दोबारा काउंसिल में आएगी तो जनता दल के ऊपर मुनहज़र होगा, वो हम कुछ सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर मुनहज़र। चेयरमैन के लेके क्या? चेयरमैन तो हम साफ, हमारे पास नंबर नहीं है। जेडीएस और बीजेपी एक होकर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, चेयरमैन को, नए चेयरमैन को लाना चाह रही है। तो हमारा चेयरमैन जो है जल्द जैसे ही इलेक्शन काउंसिल का सेशन होगा तो उस वक्त रिज़ाइन कर दें। तो बीजेपी बार बार आपका नाम क्यों ले रही है? ये जो काउंसिल में ये हुआ हंगामा हुआ, उसके बारे में मैं बहुत साफ अल्फाज से कहना चाहूँगा कि ये जो हादिसा हुआ
वो एक बड़ा अफसोसनाक हादिसा है जो नहीं होना चाहिए था। तकरीबन 110 साल का इतिहास है काउंसिल का, अब तक इस तरीके का कोई वाक़या वहाँ पर नहीं हुआ था। मगर जब हम लोग पहुँचे हाउस के अंदर तो हम देख रहे थे कि बीजेपी और जेडीएस के लोगों ने डिप्टी चेयरमैन को लेकर चेयरमैन के सीट में बिठा दिया और उसके बाद चेयरमैन जो हाउस के अंदर आता है उसका जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा लॉक कर दिया था। तो ये पहली बार टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और टोटल इलीगल था और ये गुंडागर्दी थी। तो इसलिए हमने सोचा कि जब दरवाज़ा खोलेंगे तो चेयरमैन अंदर आ सकते हैं। तो दरवाज़ा खोलने के लिए जब हम वहाँ पहुँचे तो 3-4 लोगों ने हमको खींचकर दरवाज़ा खोलने नहीं दिया। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला गया और फिर चेयरमैन की सीट जो है उसको खाली करना चाहिए था, तो खाली करके चेयरमैन को बिठाने की कोशिश की गई थी। जनाब ज़मीर पाशा की ताज़ियती प्रोग्राम का आज इजलास हुआ, जिसमें एक कमेटी बनाई गई। उसके कन्वीनर के निसार अहमद, साबिक वज़ीर, मैं ही रहा था। जलसा बहुत ही उम्दा पैमाने पर हुआ और ज़मीर पाशा साहब के और अहमद पटेल साहब के बारे में उनका भी लिए ताज़ियती प्रोग्राम रखा गया था। दोनों के बारे में बहुत से मुक़र्रिरीन ने, जिस पर यहाँ पर आए हुए हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब और हमारे नसीर अहमद साहब MLC और सीनाज गोड़ा साहब जो हमारे यहाँ के प्रेजेंट MLA हैं वो, और सनाउल्लाह साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर और दीगर हजरातों ने जनाब नसीर अहमद, जनाब ज़मीर पाशा साहब के जो काम अंजाम दिए, वो जो कौमी हो, सियासी हो और हमारी मज़हब के जो भी काम उन्होंने किए हैं उस पर बहुत ही उम्दा तक़रीर किया। और ज़मीर अहमद साहब के मरहूम की और उनके खाले ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाने के लिए ये प्रोग्राम में दुआ और दुआए मग़फ़िरत अदा की गई। इससे मैं भी बहुत ही, मुझे भी ज़मीर पाशा साहब से बहुत ताल्लुक़ात थे, जबकि वो हमारे दौर में SM याह्या साहब के पास एक पर्सनल असिस्टेंट भी रहा करते थे। विधान सौधा में मुझे अक्सर मिला करते थे और साथ ही साथ और कोलार के भी जो सेकंड हाईएस्ट DC जो 3 साल तक यहाँ पर काम अंजाम दे रहे थे, उनमें ज़मीर पाशा साहब ने बहुत उम्दा काम अंजाम दिए हैं, जिसका तफसील से बताने गए तो बहुत वक्त लगा। इसलिए मैं आप हाज़रीन जो भी हमारा वीडियो ये देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़मीर पाशा साहब के हक़ में मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और उनके ख़ानदान के पूरे आपको सब्र जमील अता फरमाएँ। आमीन आमीन। उसके बाद उनके बारे में तो बात बोलिए। आज सैयद ज़मीर पाशा साहब का एक ताज़ियती प्रोग्राम था। सैयद ज़मीर पाशा साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर के हैसियत से 3 साल रहे। 3 साल में उनका बहुत सारे खिदमात, यहाँ उनके अजीम खिदमात होते रहे। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ एक उर्दू स्कूल वरांडे में चल रही थी जो ईदगाह के अपोजिट में था, शहीद नगर। उस वरांडे में तकरीबन 200 बच्चे पहली चौथी जमात तक पढ़ रहे थे। वो जैसे ही मैं फ़ोटो पकड़कर ज़मीर पाशा के टेबल पर ले गया, वो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने देखकर बड़ा अफसोस का इजहार किया। फ़ौरन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को वहाँ स्कूल के स्पॉट पर आने को कहा। वहाँ जब ये ख़ुद मुझे साथ लेकर स्कूल के पास पहुँचे तो देखकर वो बहुत परेशान भी हुए, अफसोस का इजहार किया और फ़ौरन DDPI को प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मंजूरी दे दी। उसके बाद वहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। आज एक बड़ी स्कूल बनकर वहाँ बच्चे अच्छे इसमें पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जनाब ज़मीर पाशा साहब डिप्टी कमिश्नर कोलार रहे। उससे पहले वो ZP के सेक्रेटरी बेंगलोर रूरल के रहे, बाद BMTC के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे
और मार्केटिंग बोर्ड के भी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, कई डिपार्टमेंटों में रहे। और याह्या साहब के ज़माने से मेरी दोस्ती जनाब ज़मीर पाशा साहब से बड़ी क्लोज़ रही, बहुत क़रीब रहा। जब हज भवन का फाउंडेशन डालने का वक्त आया, उन्होंने जो वज़ीर आला सदानंद गौड़ा से मंजूरी हासिल करके उसका अप्रूवल लिया, तो उस वक्त से लेकर फाउंडेशन पढ़ने तक मैं उनके साथ रहा। बहुत क़रीबी दोस्ती रही। बड़े ही जज्बे वाले, बड़े ही ईमानदार, दियानतदार और बड़े ही ज़िम्मेदार ऑफिसर रहे। मुल्क, मिल्लत, कौम की बड़ी फ़िक्र हमेशा उनको रहती थी। हज भवन का फाउंडेशन 40 करोड़ रुपयों के साथ इनके हाथों से हुआ। वो तो सैयद थे, सैयदों के हाथ से वो फाउंडेशन की इब्तदा हुई। वहाँ से काम शुरू होकर आज एक पूरे हिंदुस्तान में वो आले दर्जे का हज भवन कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनकी मेहनत, इनकी कोशिशें रंग लाई। आज वो सवाब जारिया के हैसियत से पूरे कर्नाटक में वो काम को जारी रखा गया है। जनाब ज़मीर पाशा साहब मरहूम, उन्हें डिप्टी कमिश्नर कोलार में थे, बहुत अच्छे काम किए और उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ मांगेंगे। बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबू। अच्छे काम किए हैं ज़मीर? हाँ, बहुत अच्छे काम किए। क्या काम किए? डिप्टी कमिश्नर होके कोलार का बहुत अच्छे काम किए। कोलार वाले कांग्रेस से टिकट दिए थे तो हरा दिए। हाँ, कोलार वाले सब मिलके जो उन्होंने भरोसा किया था उन्होंने ही उनको हरा दिया। उनके जाने से नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ। ठीक है।